गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 की, जो हमारी ज्योग्राफी की सॉल्विंग प्रीलिम्स सीरीज चल रही है। उसमें हमने अभी तक 10-12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट 2 पार्ट्स में वो देख लेना, तो आपको अप्रोच पता चल जाएगा किस तरीके से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, it requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. Okay, a light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideal suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that? तो फिर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन, तो इसमें आप कंडीशन को नोट डाउन कीजिए। और आपको हमेशा इस क्वेश्चन में ना एक हिंट इस तरीके से ज़रूर दे देगा वो, कि आपको उस हिंट से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं क्रॉप्स के रिगार्डिंग जो ओवरलैप करती हैं, लेकिन एक कंडीशन स्पेसिफिक होती है और वो बहुत ज़्यादा प्रेमनेंटली डिस्कस करी हुई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में वो हर सॉइल के अकॉर्डिंग है, जैसे आपका लेटराइट सॉइल होगी तो रिच आयरन होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए इसमें जो है लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, ये स्टेटमेंट जो है ना, जिसने भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी 10th क्लास का उसको पता होगा। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट, देखो मैं यहाँ पे सोर्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो करना है। अभी तक आपके नंबर नहीं आ रहे थे, तो आपको नंबर लाने के लिए किस तरीके से अप्रोच करनी है और किस एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है, वो यहाँ पे दिखाया गया है इस वाली सीरीज़ में, है ना। क्योंकि कहने को एनसीईआरटी 6 से 12 बोल दो तो बोलते हैं लोग कि बहुत ओवररेटेड है, ये है वो है, इस तरीके से। तो मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ, ओवररेटेड है वो, लेकिन आपको ये नहीं है कि पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। अब जैसे 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, ये तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, इसमें आपको केवल क्रॉप्स पढ़ना है। ठीक है, इस वाली एनसीईआरटी से आपको जो है क्रॉप्स करना है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रॉप्स जो दिया हुआ है ना, उससे यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है। अब देखिए इसमें जो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, देखिए इसमें बोला है कि द ब्लैक सॉयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली क्लेड मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन। अब ये जो है फॉर द कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर, अब ये यही यहाँ पे स्टेटमेंट में लाइन दी है यहाँ पे, अ लाइट वेल सॉयल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर आइडियली। ठीक है, अब देखिए बाकी 3 में तो इतना कुछ है नहीं, शुगर कैन भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, जूट भी नहीं होगा और कॉटन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो भी कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको कंडीशन देखते जाना है। ओके ठीक है, रेनफॉल ये और क्रॉप्स में भी हो सकता है। फ्रॉस्ट फ्री डेज भी आपने सुना होगा कि जब भी हम देखते हैं कि जहाँ पे मतलब बर्फ़ जब होने लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रॉस्ट होने लगता है, तो वो उनकी जड़ों में जमा हो जाता है, जिससे ये क्रॉप्स को जो है सॉरी कॉटन को ख़राब कर देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कॉटन के लिए। तो इस तरीके से आपको 2 कंडीशन मिल गए, और ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी, और एनसीईआरटी जो है बाइबल है, तो उसको फैक्ट को ही सही मानता है यूपीएससी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही हो गया। तो इसमें सोर्स क्या हो गया आपका, जो है एनसीईआरटी जो है 10th की, और उसमें कौन सा चैप्टर जो आपका सॉइल्स वाला है और एक एग्रीकल्चर है, वो पढ़ने हैं आपको 2 चैप्टर यहाँ से। फैक्ट इसमें क्या पता होना चाहिए, मॉइस्चर, वो कैसे पता होगा जब आप ये वाला सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस गेसिंग का इसमें स्कोप यही था कि आपको 3 कंडीशन दी गई थी, आपको अगर एक भी कंडीशन पता है तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन केवल एक ही क्रॉप के लिए लेजिमेट थी इस केस में, कॉटन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेपर। अब ये आपका मैप से रिलेटेड है, सी बाउंड्री। अब देखिए मैप आपको जो पढ़ रहे हो ना, तो मैप में क्या है कि बहुत सारी निमोनिक्स जो है ना पढ़ी हैं, टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा है। मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा अभी उस पर, जो जो निमोनिक्स हैं मैप्स की, क्योंकि मैप्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे आपका तारीख है, आपका कैस्पियन सी का है ना, ऐसे आपका भी खुर्रम है, उसके लिए क्या नाम है, ब्लैक सी के लिए, ऐसे आपका डेजी है जो तुम्हारा रेड सी के लिए है ना। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक हैं जिसमें आप मैप याद कर सकते हो, क्योंकि मैप आपको वैसे याद करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अनलेस आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल ना हो, कि उनको तो भाई पूरा ही मैप में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा है कि एड्रियाटिक सी जो है, अल्बानिया जो एड्रियाटिक सी को बाउंड्री करता है, क्रोएशिया आपका जो ब्लैक सी में ब्लैक सी की तरफ रहता है, और जो कैस्पियन है कजाकिस्तान उसको बाउंड्री करता है, एंड मोरक्को है मेडिटेरियन के लिए करता है, और रेड सी जो है वो सीरिया के लिए करता है।
तो फ्रेंड्स आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्यों ये वाला क्वेश्चन उठाया। आपको पता है कि ये जो रीज़न है मेडिटेरियन वाला यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है। तो आपको इसमें तो देखना ही है, जितने भी छोटे छोटे सी हैं वो देखना था। बारीकी से पढ़ रहे होने लोगों ने मेडिटेरियन तो पढ़ लिया लेकिन एड्रियाटिक नहीं पढ़ा। अब देखिए एड्रियाटिक पे 2 क्वेश्चन थे क्योंकि आपको 2 स्टेटमेंट एड्रियाटिक पे ही बेस्ड थी। क्रोएशिया आपका एड्रियाटिक में पड़ता है, अल्बानिया तो है ही। तो ये ब्लैक सी वाला तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। कैस्पियन आपका कजाकिस्तान इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है वो पूरा यहीं पड़ता है कैस्पियन सी में, ठीक है। मोरक्को आपको पता है, मोरक्को इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पे जो स्ट्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिब्राल्टर वाली, तो वो इसलिए फेमस हो जाएगा। और रेड सी सीरिया में नहीं पड़ता, सीरिया आपको पता है इधर है, ये क्या नाम है, सॉरी, मेडिटेरियन में। और सीरिया को देखो, सीरिया से इस बार क्वेश्चन पूछा था 2005 में, लिवेंट कंट्री में जो सीरिया आता है। तो आपको जब पता चली है कि जो सीरिया इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो अगर उस रीजन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जा रहा है, जैसे लिवेंट कंट्रीज बोला जाता है उस टाइप की, उस रेंज की कंट्रीज़ को, तो आपको लिवेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके इसमें सोर्स क्या है, सोर्स एटलस ही फॉलो करना है इसमें। और फैक्ट पता होना चाहिए था आपको, क्या लोकेशन पता होनी चाहिए। और लोकेशन याद करने के लिए क्या है कि ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कर लेंगे। और जब हमारे लास्ट प्रीलिम्स के 7 डेज बचते हैं तो आपको रेगुलर मॉर्निंग में मैप जो है पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं। इंटेलिजेंस गैसिंग का इसमें सच कोई स्कोप नहीं था, ठीक है। हाँ, तो मैं इसमें कोई ऐसा स्कोप नहीं था। मैं इंटेलिजेंस गैसिंग उसी केस में बताता हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ रिलेवेंट है, इसमें तो आपको पता होना चाहिए था। और ये एक सिंसियर एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट भी किया जाता है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें है कि रिवर फ्लोज इन द, अब इसमें ये रिवर दी गई हैं जो भी मतलब आपको देखा इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको दिया गया है। हालांकि इसमें नॉट सो इम्पॉर्टेंट रिवर्स को दिया गया है। मतलब हमको पता है कि थेम्स हम लोग, हालांकि इंग्लैंड की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। और वोल्गा भी मतलब इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी जाती है, जैमजी भी नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। मेकॉन्ग इम्पॉर्टेंट रिवर है तो ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी इतनी ये डिटेल में नहीं पढ़ी जाती हैं बाकी तीनों, बट लेकिन अब यूपीएससी पूछ रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि आपको इससे क्या क्लू मिल गया है। क्लू ये मिला है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड्स वो इंपॉर्टेंट बन गई हैं। जैसे आपकी राइन रिवर होगी जर्मनी वाली, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर आपकी जैसे चाइना की जो रिवर हैं वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो इसमें हमने ये मैप बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है इसमें, अभी आगे जो आप सोर्स फॉलो करोगे, अब जो बीत गया सो बीत गया, उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे क्या करना है वो देखना है। तो अब इसमें सोर्स क्या हो जाएगा आपका, जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की जो रिवर है वो देखनी है आपको, ठीक है। वो कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, मतलब किस सी में जाके वो जो है ड्रेन करती हैं, तो वो देखनी है। ये सोर्स आपको आगे के लिए फॉलो करना है। फैक्ट तो फैक्ट वही बन जाएगा आपको कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, मतलब किस सी में जाके गिरती है। इंटेलिजेंस गैसिंग का इसमें यही रहता है कि आपको अगर मैप पता है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को इंटेलिजेंस, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला फैक्ट जो है, मेकॉन्ग रिवर जो अंडमान सी में गिरती है, अंडमान सी में नहीं गिरती, आपको पता है इधर थाईलैंड में जाके गिरती है इस तरफ, है ना। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट ये भी है, बाउंड्री किस चीज़ के बीच बनाती है, थाईलैंड और लाओस के बीच जो बाउंड्री भी बनाती है मेकॉन्ग रिवर। और ये मतलब ऐसी रिवर जो मतलब सब उससे पास होके चली जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपकी बात जो थेम्स, थेम्स आपकी जो आयरिश इसमें जाके गिरती है, आयरिश सी में, ठीक है। और थेम्स को क्या है कि इंग्लैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है। फिर हम वोल्गा की बात करते हैं कैस्पियन सी में। तो वोल्गा का आप ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे वोल्गा भी कैस्पियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। जैमजी रिवर जो इंडियन ओशन में गिरती है, ठीक है, ये इंडियन ओशन में गिरती है। और ये एक ऐसी रिवर है जो मतलब 2 बार जो है कट करती है, मतलब 2 एक ट्रॉपिक्स को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। और इसमें जो आगे हम लोग क्या लेंगे आगे के लिए, ये क्लू है हमारे पास, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनका ये पता होना चाहिए वो किस सी में जाके ड्रेन कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब ये रिवर आ चुकी हैं क्योंकि एग्जाम में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए किन किन स्टेट से फ्लो कर रही हैं, थीम्स कहाँ से फ्लो करती है, वोल्गा किन किन मतलब कंट्रीज़ में है, जैम्बेजी कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। तो यूपीएससी में क्या है कि अगर लोकेशन पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि उसके आसपास की चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फेमस प्लेस रिवर। अब आपको इसमें बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो क्वेश्चन देखा है, सबसे पहले हम इसी पे आते हैं, वो पूछ क्या रहा है, करेक्टली पूछ रहा है, इनकरेक्टली, करेक्टली वाली पेयर बतानी है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एक नया डायमेंशन अभी हो क्या सकता है 2023 में, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा लेकिन पूछ लेगा 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, इस तरीके से कर सकता है।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखोगे, अगर किसी को ये पता होगा, ये जनरली सबको पता रहता है कि हम्पी जो है ना वो तुंगभद्रा पे है, तो जो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता था वो आराम से आंसर निकाल देता था। लेकिन अब आपने जैसे सपोज इस ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर दिया, लेकिन आपके दो स्टेटमेंट फिर भी बच गई, तो आपको 1 और 2 में देखना था। तो आपके पास अभी क्या है कि ये एक ऑप्शन वाली चॉइस ख़त्म करने के लिए यूपीएससी ने 2 पेयर 3 पेयर ला दिया, ये नया मॉडिफिकेशन करा है। ठीक है, हालांकि मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाता है कि आपको ये देखना है कि हम्पी का सबको पता है तुंगभद्रा पे है। इसमें हम लोगों को क्लू क्या मिल जाता है, आगे सोर्स क्या फॉलो करना होगा जब हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो किस रिवर पे है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमको, दूसरी चीज़ ये देखनी है जो कावेरी है, जैसे कोई भी रिवर हो गई हमारी, तो उसके वो जहाँ जहाँ से पास हो रही है वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको लोग बोल दिया कि पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो। इंपॉर्टेंट वही है जो यूपीएससी पूछ रहा है, जिस डायमेंशन को टच करना चाह रहा है। अब आपको कल को बोल दिया कि आपको कावेरी मैनेजमेंट का आपको जो है वो बना दिया कि प्रेसिडेंट कावेरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का आपको जो है चेयरमैन बना दिया। अब आपको यही नहीं पता कि कावेरी रिवर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो इस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ये सब हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे के लिए क्या हो गया कि कावेरी पे जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो हो गया। फिर आपका पंढरपुर चंद्रभागा पे हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तिरुचिपल्ली में आप देख रहे होंगे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। फिर आपका पंढरपुर में हो गया ये आपका लॉर्ड वित्तल रुक्मणी मंदिर टेम्पल है। ठीक है, हम्पी तो आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका जैसे पटादी कला ये माल प्रभावित था। ठीक है, तो आपका क्या था इसमें, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही हो जाता है कि हम्पी सबको ही पता रहता है जो एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, तो आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है, हिस्टोरिकल प्लेस और सिंगल और फैक्ट के आपको पता होना चाहिए कि उस हिस्टोरिकल प्लेस और रिवर का मेल पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन भी हो जाता है। अब चलते हैं आगे, अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो आज का है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फिर, बंदरपुंज यमुना पे है, बारह सीगरी चेनाब में है, मिलाप जो है मंदाकिनी में है, सियाचिन नुब्रा में है, जेमू मानस में है। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें फैक्ट पता होना चाहिए आपको। फैक्ट को सिंपल सिंपल पता है कि मतलब ये ग्लेशियर्स के नाम है, ये रिवर्स के नाम है ना, तो किस ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है ना, तो वो सब इसमें पता होना चाहिए था। तो जैसे आपको ये तो बहुत फेमस फैक्ट है कि बंदरबंज जो है वो ग्लेशियर से क्या है, यमुना जो है निकलती है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये हमारी जो एक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें आप देखेंगे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उसमें जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसमें दिया गया है और लैंडफॉर्म में भी थोड़ा सा दिया गया है। लेकिन उसमें जो आपका मंदाकिनी है इसके बारे में लैबोरेटली नहीं डिस्कस करा गया है, ना आपका जैमू के बारे में किया गया है, ना सियाचिन के बारे में इतना, और चेनाब के बारे में करा गया है लेकिन इनडायरेक्टली करा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है हमारे ट्रेडिशनल सोर्स के हिसाब से। ठीक है, हालांकि इसमें आप अगर ये देखेंगे कि आप इसमें ये तो सबको पता रहता है बंदा पंचवाला और ये एनसीईआरटी में दिया है, तो आप इसमें से ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, एक दो चार बच रहा है और एक 3 4 बच रहा है। तो 4 और 1 तो दोनों में ही, तो 2 3 में हमको देखना है यहाँ पे। अब ये 12 सिगरी चेनाब और मिलाम मंदाकिनी, अब ये मतलब डिफिकल्ट फैक्ट है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको भी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस गैसिंग का एक प्रोपोर्शन आ जाता है फिर घूम के। अब हमको यहाँ पे लगानी है। अब हमको पता है कि 12 सीगरी जनरली क्या है कि चेनाब जो रिवर है उधर से ज़्यादा बोला जाता है, और मिलाम जो है मंदाकिनी, मंदाकिनी हम जो जानते हैं ये रुद्रप्रयाग इस तरफ है, और मिलाम हम लोगों ने सुना भी नहीं है इतना। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में, और आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं पे मिलाम का जिक्र नहीं है, वो सिंपली बताया गया है कि रुद्रप्रयाग या उधर रुद्रप्रयाग पे आके जो मिल जाती है इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं 3 में, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये थोड़ा मतलब ट्रिकी बन जाता है 50% पे आके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इंटेलिजेंट गैसिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसमें फैक्ट क्या था, इसमें आपको अब आगे सोर्स क्या फॉलो करना है, आगे कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी है 11th की उसमें आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर ड्रेन करनी है वो आपको सोर्स फॉलो करना है।
और आपको सोर्स नहीं चेंज करना है, एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पढ़िए, उससे क्वेश्चन आ रहा है आ जाइए। सोर्स बढ़ाने से तो दिक्कत ही होनी है, कुछ नहीं होना है कि लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं होने वाला। फैक्ट आपको वही मैंने बता दिया कि ग्लेशियर और रिवर का जो है आपका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंस गैसिंग का स्कोप था, बट लेकिन इसमें ऐसा कोई हमको क्लू नहीं मिल पा रहा है कि हम इंटेलिजेंस गैसिंग इसमें लगा सकें इतने अच्छे से। तो ये कितना परसेंट ही लगा, इसमें 10% ही लगा। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ लगा सकते हैं ऐसा दूसरे तीसरे ऑप्शन में, तो मेरे को कमेंट करना। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मैंने डिस्कस करा है अपने फेलो के साथ, तो उसमें ये इंटेलिजेंस गैसिंग का स्कोप बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए था, लेकिन हमको आगे एग्ज़ाम देना है तो आगे के लिए क्लू पता होना चाहिए, तो वो इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो इसमें हम आगे यही कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ पूरी, प्रीलिम्स ही फोकस सीरीज़ है ये, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, जो भी आपको मतलब कुछ सजेशन है कुछ है, ठीक है। थैंक यू।